हेलो फ्रेंड्स, विजयस बायोलॉजी में मैं विजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। अपनी सीरीज चल रही है प्रोटीन और प्रोटीन्स के बारे में। सबसे पहले हमने बातें की थी कि कितने टाइप की स्ट्रक्चर्स उसके अंदर होती हैं। फिर हमने बात की थी कि फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स कितनी होती हैं। तो कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन थी जिसका नाम था कोलेजन, जिसकी क्लास अपनी ऑलरेडी हो चुकी है। आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसका नाम है केराटिन। केराटिन भी क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन है। और फाइब्रस प्रोटीन है तो इसका मतलब इस प्रोटीन में भी हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड ही मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलार एमिनो एसिड कम देखने को मिलेंगे और ज्यादा एमिनो एसिड कौन से मिलेंगे? नॉन पोलार। नॉन पोलार का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड। अब देखिए केराटिन प्रोटीन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि ये कहां कहां प्रेजेंट होती है और इस केराटिन प्रोटीन का काम क्या है। तो देखिए, केराटिन प्रोटीन इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फाइब्रस प्रोटीन है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यानी कि आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं, इसीलिए फाइब्रस प्रोटीन को अपन क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। आल्सो नाउन एज स्क्लेरोप्रोटीन। यानी कि म्यूकोप्रोटीन होती है, स्क्लेरोप्रोटीन होती है, स्क्लेरोइड्स की बनी हुई प्रोटीन जो होती है इसको स्क्लेरोप्रोटीन इसको बोल सकते हैं। अल्फा केराटिन इज अ टाइप ऑफ केराटिन फाउंड इन वर्टिब्रेट। जैसा कि हमने बताया कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में भी वर्टिब्रेट्स में ये कोलेजन और केराटिन है वो ज्यादा मिलेंगी। इट इज द की स्ट्रक्चरल मटेरियल मेकिंग अप स्केल्स, हेयर, नेल्स, फीदर्स, हॉर्न्स, क्लोव्स, होव्स, कैलूज एंड आउटर लेयर ऑफ स्किन अमंग वर्टिब्रेट। यानी कि जो बाहर से जितना भी ड्राई वेट आपको दिखाई देता है किसी भी एनिमल की बॉडी में, आप देखो वहां पर आपको ड्राई वेट जितना भी दिखाई देता है वो किससे बना हुआ होता है? केराटिन प्रोटीन। ड्राई वेट का क्या मतलब हो गया? जैसे कि आपके नेल्स हैं, आपके हेयर्स हैं, अपने जो सींग है पशुओं के, उसके खुर हैं, उसकी ऊन है। यानी कि जितना भी ड्राई वेट आपको दिखाई देता है एनिमल्स में, या आप ह्यूमंस की बात कर लो या अदर मेमल्स की बात कर लो, जैसे कि सींग है वो जानवरों में आपको दिखाई देते हैं, खुर आपको जानवरों में दिखाई देते हैं, बिल्ली के नेल्स जिससे बिल्ली खरोंचती है वो आपको दिखाई देते हैं, इसके अलावा बाल है वो सबके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जितना भी ये ड्राई वेट होता है वो सबसे ज्यादा केराटिन से बना हुआ होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर अबंडेंट कौन था? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन के बाद में केराटिन प्रोटीन जितना भी ड्राई वेट के अंदर आपको दिखाई देता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। अब केराटिन प्रोटीन के बारे में अगर बातें करें तो ये ऐसी उसकी कुछ पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर होती है। ये इसकी सिंगल पॉलीपेप्टाइड है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर पोलार एमिनो सॉरी नॉन पोलार एमिनो एसिड आ गए, नॉन पोलार एमिनो एसिड आ गए। नॉन पोलार का क्या मतलब हो गया कि फाइब्रस प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर नॉन पोलार एमिनो एसिड होंगे, और नॉन पोलार एमिनो एसिड है तो उसके अंदर क्या लगेगा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी लगेगा। इसी प्रकार दो आयंस अगर आमने सामने आ गए तो उनके मध्य क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि एमिनो एसिड्स की आर चेन में सब कुछ होता है, सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। एमिनो एसिड्स की आर चेन में आपको सब कुछ दिखाई देता है। इसके अलावा एमिनो एसिड्स की मैन चेन में भी NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो वो आयंस मिलकर के आपस में क्या बना सकते हैं? आयनिक बॉन्ड। यानी कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स की अपन बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलकर के आपस में क्या बनाती हैं? केराटिन प्रोटीन। यानी कि बहुत सारी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो मिलकर के आपस में क्या बनाएंगी? केराटिन प्रोटीन। जैसा कि आप यहां पर ये दो पॉलीपेप्टाइड की चेन देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो पॉलीपेप्टाइड से ही दिखाई देती है। यहां पर बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाना पॉसिबल नहीं था, और अगर बन जाती तो फिर आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझना कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ी हुई रहती हैं
और इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है जिसको अपन डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि कोलेजन हेलिक्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड था लाइसिन नोर ल्यूसीन, उसी प्रकार से किरेटिन की पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में जोड़ने का काम किसका है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ रही हैं, तो किरेटिन अपनी फंक्शनल फॉर्म में कब आएगी, जब वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में आएगी, यानी कि कब आएगी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में। इसके अलावा कोलेजन और किरेटिन में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंट्रा चेन के मध्य बन रहे हैं। इंट्रा चेन का क्या मतलब हो गया कि एक ही चेन के डिफरेंट एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन कोलेजन के अंदर इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि एक चेन से दूसरी चेन के मध्य क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखिए इन अल्फा किरेटिन द क्रॉस लिंक स्टेबलाइज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर आर डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी कि किरेटिन प्रोटीन की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को किससे स्टेबलाइज किया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज किया जाता है। देन सिस्टीन्स एमिनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही एमिनो एसिड करता है, वो है सिस्टीन एमिनो एसिड। यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का काम फॉर्मेशन कौन कर पाएगा, जिसके पास में सल्फर ग्रुप होता है। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड का मतलब क्या हो गया कि दो सल्फर, और दो सल्फर आपको कब मिलेंगे, जब दो सिस्टीन की आर चेन आमने सामने आएंगी, तो उसके दोनों सल्फर आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ये आप यहां देख पा रहे हो, ये एक सिस्टीन एमिनो एसिड की आर चेन सामने आई है, और इधर से एक सिस्टीन एमिनो एसिड था, इसकी आर चेन सामने आई है। दोनों की आर चेन आमने सामने होने की वजह से दोनों के सल्फर आमने सामने हो गए, और दोनों के सल्फर आमने सामने होने की वजह से क्या बन गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। डाइसल्फाइड बॉन्ड की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में बनता है। ये कौन से एनवायरमेंट में बनता है, ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट में, ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट में बनता है, और रिड्यूस्ड एनवायरमेंट में ब्रेक होता है, रिड्यूस्ड एनवायरमेंट में ब्रेक होता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट में बॉन्ड टूटता है, और रिड्यूस्ड एनवायरमेंट में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी मॉलिक्यूल्स को या लाइफ को आप ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट देते हो तो बॉन्ड ब्रेक होगा, और रिड्यूस्ड एनवायरमेंट देते हो तो बॉन्ड टूटेगा। जैसे कि इवोल्यूशन के अंदर देखोगे आप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पहले कुछ छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स बने थे, और वो बायोमोलिक्यूल से बड़े स्ट्रक्चर बनी थी। वो बड़ी स्ट्रक्चर क्यों बनी थी कि जब उनके मध्य आपस में बॉन्डिंग हुई थी। और आपस में बॉन्डिंग क्यों हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे रिड्यूस्ड एनवायरमेंट था, और रिड्यूस्ड एनवायरमेंट की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि तब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से वहां पे क्या बना, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, और छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में आना शुरू हो गई, तो उसके साथ साथ में रिड्यूस के साथ कौन सा एनवायरमेंट आ गया, ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट में। इसकी वजह से बॉन्ड टूटते गए, बॉन्ड बनते गए। तो हमेशा ध्यान रखना, बायोलॉजिकल सिस्टम में नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट में बॉन्ड टूटता है, रिड्यूस्ड एनवायरमेंट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड इससे अलग है। डाइसल्फाइड बॉन्ड में ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट अगर आप दोगे तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और रिड्यूस्ड एनवायरमेंट में बॉन्ड का टूटेगा। तो ये एक स्पेशल बात है डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। और इसकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाने का काम कौन करता है, सिस्टीन एमिनो एसिड। ओनली ऑन 20 एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं, 20 में 2 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके पास में सल्फर होता है, एक तो होता है सिस्टीन और एक होता है मिथ्योनिन। लेकिन मिथ्योनिन का जो सल्फर एटम है वो विजिबल नहीं होता, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पीछे एक एमिनो एसिड बचता है सिस्टीन। सिस्टीन ही एक ऐसा एमिनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी एमिनो एसिड जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान में रखना। देन ये केराटिन स्ट्रक्चर के बारे में बात थी, और केराटिन स्ट्रक्चर के बारे में आप बहुत कुछ आगे बता सकते हो कि ये फाइब्रस प्रोटीन है, इसका मतलब इसके अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड है। और नॉन पोलर एमिनो एसिड कौन से हो सकते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। उसके बाद में प्रोलीन, प्रोलीन के बाद में
और कौन से एमिनो एसिड्स आ सकते हैं, एमाइड, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन। तो ये सब एमिनो एसिड्स कौन से हैं, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर एमिनो एसिड्स। इन सब से ये प्रोटीन जो है वो मिलके बनी हुई होती है। अब देखिए सबसे मेन बात क्या है कि हेयर की स्ट्रक्चर जो है वो किससे बनी हुई होती है, केराटिन प्रोटीन से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेयर का आप टीएस देखते हो, टीएस देख रहे हो, तो यहाँ पर एक तो आपको स्ट्रॉन्ग लिंक मिल रहा है और एक आपको मिल रहा है वीक लिंक्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है और डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसका फायदा क्या होता है, जब हेयर कर्लिंग की जाती है ब्यूटी पार्लर में, क्या की जाती है, हेयर की कर्लिंग। हेयर की कर्लिंग का क्या मतलब हो गया कि घुंघरालू बाल बनवाने होते हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करके रखे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो ऐसे बॉन्ड है जो इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो जब आप हेयर कर्लिंग करवाते हो, हेयर कर्लिंग करवाते हो तो हेयर कर्लिंग करवाने टाइम पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाता है। अगर आप, एक तो होती है परमानेंट कर्लिंग और एक होती है टेम्परेरी कर्लिंग। हेयर कर्लिंग दो टाइप की होती है, एक तो होती है परमानेंट कर्लिंग और एक होती है टेम्परेरी कर्लिंग। टेम्परेरी कर्लिंग के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, यानी कि एक जो मशीन होती है उससे गर्म हवा से क्या किया जाता है, बालों को गर्म किया जाता है, गर्म हवा से बालों को गर्म किया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और टूटने के बाद में हेयर्स की जैसी आप स्ट्रक्चर चाहोगे वैसी स्ट्रक्चर वो कुछ टाइम के लिए बन जाएगी। यानी कि आपने हेयर्स को गर्म किया, हेयर्स को गर्म करने के बाद में एक सीधा हेयर था, सीधा हेयर था, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में ऐसा उसको किसी भी माध्यम से मोड़ दिया, मोड़ दिया। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, ठंडा होगा तो ये इसी शेप में मेंटेन रहेगा। लेकिन ये अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि जो बॉन्डिंग पहले थी वैसी की वैसी बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जितना आसानी से टूटता है उतनी आसानी से बन भी जाता है। यानी कि कोई चीज जितनी आसानी से टूटेगी वो इतनी आसानी से वापस ठीक भी हो जाती है। तो एक रात या 2 रात यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे तक ये हेयर की कर्लिंग रह सकती है। और मैं रात आपको किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि शादी पार्टियों के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो पार्टी के लिए स्पेसिफिकली हेयर कर्लिंग करवाती है। और जब शाम को आप देखते हो कि हेयर की एकदम कर्लिंग है, हेयर एकदम फुले हुए हैं, जो बाल होते हैं वो एकदम फुले हुए होते हैं, और सुबह आप देखोगे तो जो हेयर की स्ट्रक्चर है वो वैसी की वैसी दिखाई देती है, क्योंकि वो टेम्परेरी कर्लिंग थी। लेकिन एक होती है परमानेंट कर्लिंग। परमानेंट कर्लिंग के बारे में एक अच्छी बात है, परमानेंट कर्लिंग, परमानेंट कर्लिंग में क्या किया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा जाता है। परमानेंट कर्लिंग में क्या किया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। और आप जानते हो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को आप कैसे तोड़ सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा के तो आप नहीं तोड़ सकते। टेम्परेचर बढ़ा के अगर आप नहीं तोड़ सकते तो कैसे तोड़ सकते हो, उसको आप क्या दे दो, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, यानी कि ऐसा कोई एजेंट जो रिड्यूसिंग है, जैसे डाइथायोथीटोल एक क्रिएटिंग एजेंट है जो कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट क्रिएट करता है, इसकी वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाता है। तो उससे क्या किया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के बाद में, जैसे कि आपका ये हेयर था, ये आपका एक सीधा हेयर था, इस सीधे हेयर से सबसे पहले क्या किया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी हेयर की स्ट्रक्चर खो चुकी है। अब उस हेयर को आप जैसे मन चाहो वैसे आप स्ट्रक्चर उसको दे सकते हो। तो क्या किया जाता है, एक ऐसे कंघा होता है, एक कंघा टाइप का एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। मैं ब्यूटी पार्लर में जाके कभी देखा नहीं मैंने जो साइंटिफिकली बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड आप तोड़ चुके हो तो क्या करो, इस हेयर को आप इसके चारों ओर लपेट दो, यानी कि सारे सारे बालों को आप ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके चारों ओर ऐसे क्या कर दो, लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद में उसको क्या दे दो, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट। फिर से आप उसको क्या दे दो, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट देते ही क्या बन जाएगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट देते डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, और डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। फिर अगर आपने इस कंघी को निकाला,
कंघी को निकालने के बाद में इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग आपने चेंज कर दी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप चेंज कर दे तो थोड़े दिनों बाद वापस, थोड़े दिनों में क्या सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही वो शेप वापस आ जाती। लेकिन अब की बार आपने परमानेंट कर्लिंग की है, और परमानेंट कर्लिंग कैसे की है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ के कर्लिंग की है। डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा, फिर उसको किसी गोलाकार चीज पे लपेटा, लपेटने के बाद में फिर से आपने ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट दिया, और ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट दिया जिसकी वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड फिर से बन गया। लेकिन अब की बार शेप चेंज हो गई, क्योंकि आपने कंघे के उसको लपेट रखा था, शेप चेंज हो गई, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो कर्लिंग हो जाएंगे, और वो होती है परमानेंट कर्लिंग। अब वो वापस शेप है पहले जैसी नहीं आएगी, लेकिन 4-5 महीने बाद में देखोगे कि कर्लिंग है वो कम होती हुई दिखाई देती है। और वो कर्लिंग कम होती हुई क्यों दिखाई देती है, क्योंकि सर पे नए बाल उगते हैं। तो जो नए बाल उग रहे हैं उनमें कर्लिंग नहीं है, जो नए बाल उग रहे हैं उनमें कर्लिंग नहीं है, पुराने बाल हैं उनमें कर्लिंग होती रहेगी। इस प्रकार से 6-7 महीने में वो कर्लिंग है वो गायब होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हेयर्स की कर्लिंग की जाती है। एक तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के कर्लिंग कर सकते हो, और एक आप डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ के कर्लिंग कर सकते हो। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के कर्लिंग कर रहे हो तो क्या है, टेम्परेरी कर्लिंग होगी, कुछ टाइम के लिए होगी, जब बाल एकदम से ठंडे हो जाएंगे और सर को आप ज्यादा हिला डुला नहीं सकते। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ही कर्लिंग की है तो सर को ज्यादा हिला डुला नहीं सकोगे। लेकिन अगर आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ के कर्लिंग की है, यानी कि परमानेंट कर्लिंग करवाई है, तो सर को आप कैसे भी हिलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए जब एक बार ब्यूटी पार्लर में बाल बन जाते हैं तो उसको किसी को भी छेड़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि जो कर्लिंग है वो सामने आ जाती है, स्थिति जो है वो सामने आ जाती है। तो ऐसा होता है परमानेंट कर्लिंग एंड टेम्परेरी कर्लिंग। अब देखिए केराटिन जो प्रोटीन होती है उसके बारे में देखिए, एक एपिडर्मोलाइसिस ब्यूलोसा सिंप्लेक्स डिजीज होती है, ईबीएस, एपिडर्मोलाइसिस ब्यूलोसा सिंप्लेक्स। ये एक जेनेटिक डिजीज होती है जब केराटिन जीन म्यूटेशन हो जाता है। जब केराटिन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो ये ईबीएस डिजीज होगी, और ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर हो सकती है। और अगर एपिडर्मोलाइसिस ब्यूलोसा सिंप्लेक्स डिजीज अगर किसी को हो गई तो उसकी फ्रेगाइल स्किन होगी। फ्रेगाइल स्किन का क्या मतलब हो गया कि जो त्वचा है वो एकदम रफ होगी, क्योंकि त्वचा के बाहर की साइड, अंदर की तरफ तो कौन है, कोलेजन प्रोटीन है, और त्वचा के कुछ बाहर की साइड क्या है, केराटिन प्रोटीन है। तो केराटिन प्रोटीन अगर नहीं होगी तो त्वचा जो है फ्रेगाइल यानी कि टूटने जैसी भी दिखाई देगी, आपको खुरदरी त्वचा एकदम से दिखाई देगी। इसके अलावा जो बाल हैं वो झड़ जाएंगे, क्योंकि केराटिन प्रोटीन की कमी है, बाल तो सारे सारे केराटिन प्रोटीन से बने हुए हैं, तो बाल झड़ जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, जो नाखून है, अपने जो नाखून है उनकी शेप भी आपको बिगड़ती हुई दिखाई देगी। और अगर अदर जानवर के अंदर दूसरे एनिमल्स हैं, जैसे कि गाय भैंस हो गया, उसके सींग हैं वो भी आपको डीजनरेट होते हुए दिखाई देंगे, खुर हैं वो भी डीजनरेट होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जो भी केराटिन प्रोटीन से बनी हुई चीजें हैं वो आपको डीजनरेट होती हुई या कमजोर होती हुई दिखाई देती हैं इस डिजीज के कारण, ईबीएस सिंड्रोम। ईडी सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा था, कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से। एक दूसरा और सिंड्रोम था जो स्कर्वी डिजीज था, वो भी कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा था, लेकिन वो कोलेजन प्रोटीन की कमी की वजह से नहीं हो रहा था, वो विटामिन सी की कमी की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से कोलेजन प्रोटीन अपने आप कम हो रही थी। लेकिन अगर डायरेक्ट कोलेजन प्रोटीन, अगर विटामिन सी के अलावा किसी चीज की कमी है, यानी कि विटामिन सी की पूर्ति और फिर भी अगर कोलेजन प्रोटीन नहीं बन पा रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि विटामिन सी पूरा हो गया तो कोलेजन प्रोटीन बन जाएगी, क्योंकि अगर एमिनो एसिड की कमी हो गई तो फिर प्रोटीन कहां से बनेगी। तो विटामिन सी की पूर्ति है और फिर भी कोलेजन प्रोटीन नहीं बन पा रही है, तो उस डिजीज को अपन ने क्या बोला था, ईडी सिंड्रोम। और केराटिन जीन के म्यूटेशन होने की वजह से कौन सा सिंड्रोम होगा, ईबीएस सिंड्रोम। तो ये दोनों सिंड्रोम होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपका रेस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो सबको थैंक यू सो मच। इतने कम टाइम में हमारे इतने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और व्यूअर्स भी खूब ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका सपोर्ट जो है वो ऐसे ही बना रहेगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।